Hello guys, welcome back to my channel. From today onwards, we are going to do graphical method of LP problems. So LP problems के हमारे पास different methods आएंगे, simplex method. So first method is graphical method. So what is LP problems और LP problems का जो हमारा structure है वो कैसे होता है उसको हम अभी discuss करते हैं. So our topic is graphical method for solving LP problems. सो नाउ बेसिकली एलपी प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर गिवन होता है प्रॉब्लम्स का, जिसमें लिखा होता है मैक्सिमाइजेशन z 10x1 + 6x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिस वैल्यू एंड x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पे इसका मीनिंग समझते हैं पहले. सो जो मैक्सिमाइजेशन होता है या फिर यहाँ पे मिनिमाइजेशन भी आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो इस पार्ट को बोला जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन. फिर ये हमारे पास होते हैं कंस्ट्रेंट्स या फिर हम कह सकते हैं इक्वेशंस, जिसको हमें सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है. और x1 और x2 जो होता है वो हमारे पास होता है डिसीजन वेरिएबल्स. सो अभी ग्राफिकल मेथड के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं और ये डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. बाकी सब इनकी डिटेल में मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें आप देख सकते हैं. सो नाउ लेट अस सी सम बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट आर यूज्ड इन ग्राफिकल मेथड. तो फर्स्ट इज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? दीज आर अराइव्ड व्हेन स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो मैक्सिमाइज के साथ लिखा होता है, इज सेम एज द स्लोप ऑफ द कंस्ट्रेंट. एक कंस्ट्रेंट के साथ जो गिवन सॉल्यूशन है उसका स्लोप क्या करता है, मैच करता है. सो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम बोलेंगे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आता है हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन. समटाइम्स एन एलपी प्रॉब्लम हैज़ एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन. कभी कभार कोई एलपी प्रॉब्लम होती है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है. सच सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, मतलब वो किसी रेंज में बाउंड नहीं हो रहा है. सपोज कोई एलपी प्रॉब्लम है, उनकी जो कंस्ट्रेंट्स है उससे मैंने कोई ग्राफ बनाया, कुछ इस टाइप का ग्राफ बना. अगर वो जो ग्राफ है उसका फिजिबल रीजन, वो भी बताऊँगी फिजिबल रीजन क्या होता है, वो अगर ये वाला पार्ट आ रहा है, सपोज ये अंदर वाला पार्ट आ रहा है, तो वो बाउंड हो गया लाइन के अंदर. अगर वो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन. फिजिबल रीजन क्या होता है हमारे पास, ये फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट. वो वेरिएबल्स जो हमारे पास, वो वैल्यूज डिसीजन वेरिएबल की जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही है उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन. उससे आता है फिजिबल सॉल्यूशन. सो उस रीजन को बोलेंगे फिजिबल रीजन और जो सॉल्यूशंस मिलेंगे उनको बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशंस. इट एग्जिस्ट व्हेन वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल कैन बी मेड इनफाइनाइटली लार्ज विदाउट वायलेटिंग एनी ऑफ द एलपी प्रॉब्लम. जब हमारे पास डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू लार्ज आ जाती है, लार्ज आ रही है तभी तो ये बाहर जा रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है. तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन. इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? एन इनफिजिबल सॉल्यूशन लाइज आउटसाइड द फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन ये है, इसके बाहर लाई कर रहा है. इट वायलेट्स वन और मोर गिवन कंस्ट्रेंट, लेकिन एक या एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट को वायलेट भी कर रहा है. उस रीजन में लाई नहीं कर रहा, फिजिबल रीजन के बाहर लाई कर रहा है. सो उसको हम जैसे सपोज ये हमारा ये वाला फिजिबल रीजन है, उसके बाहर यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है हमारे पास, वो हो जाएगा इनफिजिबल सॉल्यूशन. सो नाउ क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है इसके. यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द गिवन एलपी प्रॉब्लम. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कंस्ट्रेंट्स होता है, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. सो ये जो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को, कंस्ट्रेंट्स को आपको उठाना है. कंस्ट्रेंट को उठा के आपको प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर. आपने प्लॉटिंग तो सीखी होगी ग्राफ के अंदर कैसे करते हैं. सपोज पहली वाली इक्वेशन है, अगर यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन साइन है, कुछ भी हो, उसको आप एक बार इक्वल टू 0 इक्वल टू जो भी साइड में वेरिएबल दे रखे हैं उसके इक्वल बना के, सिमिलरली नेक्स्ट भी x1 + 2x2 इक्वल टू 18 बना लीजिए. सो इक्वल बना के अब इसकी लाइन प्लॉट कीजिए. तो बहुत आसान वे लाइन प्लॉट करने का. एक बार आप x2 को 0 ले लीजिए और एक बार आप x1 को 0 ले लीजिए. सो यहाँ पे जब हमने x2 को 0 रखा, जब हमने x2 को क्या रखा, 0 रखा, तो हमारे पास x1 की क्या वैल्यू आएगी, 6. और अगर मैं x1 को 0 रखूँगी तो x2 की वैल्यू आएगी 10. सिमिलरली इसमें भी वैसे आप और भी पॉइंट्स पुट कर सकते हो. x1 को अगर आप 1 पुट कर दो और इसको कुछ और पुट कर दो तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ईजी वे ये रहेगा. फिर यहाँ पे एक बार x2 को 0 पुट करो तो x1 की वैल्यू आएगी 18. एक बार x1 को 0 पुट करो तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आएगी, 9. अब इन दोनों लाइंस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा. तो देखिए जब इन दोनों लाइंस को हम प्लॉट करेंगे
सो ये आ रहा है 6 0। सो एक लाइन 6 पे से जा रही है और एक लाइन जा रही है 6, इसका x1 है। सो एक पॉइंट हमें मिल गया ये वाला। दूसरा है 0 10। तो सपोज ये हमारे पास x1 का है और ये हमारे पास x2 का है। सो ये मिल गया पॉइंट 6 0। नेक्स्ट है 0 10। सो 0 10, सो ये पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये मेरे पास मेरी फर्स्ट लाइन आ चुकी है। इसको नंबरिंग के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 1 साइड में, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है 18 0। दिस इज द पॉइंट 18 0। नेक्स्ट इज 0 9। सो 0 9 हमारे पास कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन चुकी है हमारी लाइन की। अब हमें फाइंड आउट करना है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब जो दोनों लाइंस को इंक्लूड करें। तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए जो हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें 0 0 पुट कीजिए। सो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। क्या 0 30 से कम होता है? होता है। तो इसका मतलब जो लाइन है ना, उसके अंदर वाला पार्ट शेड होएगा। अगर ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती तो लाइन के अबव वाला पार्ट शेड होता। सो 30, ये जो इक्वेशन है हमारे पास 1, इसके अंदर वाला पार्ट शेड होगा। इसका मतलब ये वाला सारा पार्ट इंक्लूडेड होएगा। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास x1 + 2x2 लेस देन 18। तो सिमिलरली इसमें भी हम पुट करेंगे 0 0। तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 लेस देन 18। तो 0 18 से कम आ रहा है, इसका मतलब इसके भी अंदर वाला पार्ट शेड होएगा। इसके भी अंदर वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा। दोनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है हमारे पास? देखिए दोनों का कॉमन रीजन ये वाला रीजन आएगा, क्योंकि इसके भी अंदर वाला और इसके भी अंदर वाला। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फिजिबल रीजन। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के कॉर्नर वाले पॉइंट्स को हमें उठाना है। अब नेमिंग करते हैं पॉइंट्स की। लेट अस सपोज कि ये A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, ये वाला C पॉइंट है, ये वाला D पॉइंट है। और नेमिंग करते हैं इन पॉइंट्स के वैल्यूज लिखनी है। सो A पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0, B पॉइंट है 0 9। ये वाला इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालेंगे, B आ जाएगा 6 0। सो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा वो C पॉइंट होएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the two lines. So first line की इक्वेशन है 5x1 + 3x2 = 30। नेक्स्ट इक्वेशन है x1 + 2x2 = 18। सो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। सो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी? 5x1 + 3x2 = 30, 5x1 + 10x2 = 90। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -7x2 = -60। सो x2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60/7। सिमिलरली जब x1 पुट करके निकालूंगी तो वो आ जाएगा 6/7। सो ये वाला पॉइंट आ चुका है मेरे पास 6/7 एंड 60/7। सो यहाँ लिखते हैं A पॉइंट हमारे पास है 0 0, B पॉइंट है मेरे पास 0 9, C पॉइंट है 6/7 60/7, D पॉइंट है 6 0। सो अब इन सभी की वैल्यूज हम Z के अंदर पुट करेंगे। सो Z at A, Z at B, Z at C, Z at D। अब इन सब में से वैल्यूज पुट करने के बाद मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है वो हमारे पास पॉइंट माना जाएगा, ऑप्टिमल पॉइंट या ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो Z at A, अगर हम 10x1 मतलब 10 × 0 + 6 × 0 दैट इज़ 0। Z at B मतलब 10 × 0 + 6 × 9 दैट इज़ 54। 10 × 6/7 + 6 × 60/7 that is 360 + 60/7 that is 420/7 that is 60। now Z at D, D की वैल्यू क्या है Z पे? 6 0 मीन्स 10 × 6 + 6 × 0 so that is 60। सो हमने देखा इन वैल्यूज़ में से इन दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? सेम आ रही है। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। सो देयरफॉर हमारा जो है B और C पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। सो एट C and
दी वैल्यूज आर सेम। सो ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। अगर एक पे आता तो एक सॉल्यूशन आता। अगर वैल्यूज दो आ रही है इसका मतलब हमारे पास टू मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। टू मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आर ऑब्टेन्ड। मल्टीपल सॉल्यूशन यही तो होता है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आना, आर ऑब्टेन्ड। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल समझ आएगा कि हमें किस टाइप से इनके क्वेश्चंस करने हैं। सो नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2, मैक्सिमाइज दैट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी, वहाँ पे 2 थी, x1 और x2 लेस देन 0, वहाँ पे ग्रेटर देन 0 थे। सो x1 और x2 ग्रेटर देन 0 का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि x1 भी 0 से बड़ा और x2 भी बड़ा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है। यहाँ पे x1 और x2 लेस देन 0 है, इसका मतलब हमारे पास किसी और क्वाड्रेंट में इसका आंसर आ सकता है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000 एंड x1 एंड x2 लेस देन 1500 सॉरी। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें वही लाइंस प्लॉट करनी है। पहले एक बार x2 को 0 मान लेते हैं, एक बार x1 को 0 मान लेते हैं। यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं। तो पहले जब हम मानेंगे x2 को 0, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 2000। अगर हम x1 को, तो जब हमने x1 को 0 माना तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 1000। सिमिलरली यहाँ पे x2 को 0 मानेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1500 और x1 को 0 मानेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 1500। सो ये दो इक्वेशंस को हम बनाते हैं पहले। सो x1 इज 2000, सो दिस इज योर पॉइंट, एंड नेक्स्ट इज 0,1000, सो दिस इज योर पॉइंट। सो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन इज 1500 एट 0, सो मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इज 0 1500, सो दैट इज दिस वन पॉइंट। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड। सो नेक्स्ट हमें दे रखी है x2 लेस देन इक्वल टू 600। 600 वाली लाइन जो है कुछ यहाँ बनेगी हमारे पास। दिस इज लाइन नंबर 3। अब हम बात करते हैं फिजिबल रीजन की। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर 0 0 पुट करूँगी यहाँ पे 0 0 लेस देन 2000, इसका मतलब जो ये लाइन है नंबर 1, इसके अंदर वाला पार्ट जो है वो हमारे पास शेड होगा। लाइन नंबर 1 के अंदर वाला पार्ट शेड होगा। सिमिलरली इसका मीनिंग है हमारे पास ये वाला सारा पार्ट शेड होएगा यहाँ तक। नेक्स्ट 0 0 पुट किया तो इसके अंदर भी इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब लाइन नंबर 2 का भी अंदर वाला पार्ट। तो लाइन नंबर 2 है हमारे पास ये वाली, तो इसके अंदर वाला पार्ट शेड करना है, इसका मतलब इसके अंदर वाला पार्ट ये सारा, ये वाला सारा। लेकिन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, दोनों के कॉमन है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है x2 लेस देन 600, मतलब इस लाइन के भी अंदर वाला पार्ट शेड होगा, इसका मतलब टोटल फिजिबल रीजन हमारे पास ये आ जाएगा, बाकी वाला नहीं आएगा। सो बाकी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये इसका फिजिबल रीजन है। यू कैन राइट हियर दिस इज द फिजिबल रीजन। अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। लेट दिस बी ए पॉइंट, दिस बी बी, दिस बी सी एंड दिस बी डी। तो हमारे पास ए पॉइंट जो है वो 0,0 है, डी पॉइंट हमारे पास है 600,0, बी पॉइंट इज 0,1000 एंड सी पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू तो 600 है क्योंकि ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, x1 की वैल्यू तो 600 है और ये इंटरसेक्ट कौन सी लाइन को कर रहे हैं, लाइन नंबर 1। सो लाइन नंबर 1 में x1 की वैल्यू हम 600 पुट करेंगे, सो हमें मिल जाएगा 600 + 2x2 इज इक्वल टू 2000। सो 2x2 इज इक्वल टू 1400, सो x2 इज इक्वल टू 700। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 600,700। तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुका। सो हमारे पास पॉइंट्स हैं a पॉइंट 0,0, b पॉइंट 0,1000, c पॉइंट 600, 700, d पॉइंट इज 600, 0। सो z एट a, सो हमारे पास z की वैल्यू है 3x1 + 5x2। सो यहाँ देखिए हमारे पास z की वैल्यू कहते हैं 3x1 + 5x2। तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे 0 0 तो हमें वैल्यू मिलेगी 0। नेक्स्ट जब हम 0,1000 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 5000। नेक्स्ट जब हम पुट करेंगे 600 and 700 we will get 5300 and z at d that is at 600 we will get 1800।
हमें मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज दे रखा, तो मैक्सिमम वैल्यू इज एट, यू विल राइट हियर मैक्सिमम वैल्यू इज एट पॉइंट सी, दैट इज 600, 700 एंड वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 5300। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया था वहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है x1 - x2 इज लेस देन -1। तो यहाँ पे पुट कीजिए x1, यहाँ पुट कीजिए x2, सिमिलरली यहाँ पे x1 x2, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। एक बार x2 को 0 मान लीजिए तो x1 आएगा -1, x1 को 0 मानेंगे तो x2 आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा 1, 0 पुट करोगे तो 1। इसका मतलब ये इक्वेशन है 1 1। सो 1, देखिए जब यहाँ पे x2 को 0 पुट करोगे तो x1 भी 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे इसको 0 पुट करोगे तो 0 0 मिल रहा है हमें। इसका मतलब ये एक लाइन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 = x2, मीन्स y = mx वाली लाइन है ये, मतलब जो ओरिजिन से पास कर, जिसका स्लोप 1 है। तो ये वाली लाइन हमारे पास ये लाइन होगी जिसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम है। अगर 1 लेंगे वैल्यू तो 1 आ रही है, 2 पुट करेंगे तो 2 आ रही है। सो ये इक्वेशन बन रही है इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास -1, 0, सपोज -1 हमारे पास यहाँ है, दिस इज -1, 0 एंड 0, 1। सो ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। अब हम बात करना है फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन में यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू -1 दे रखा है x1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें हमें दे रखा है लेस देन 0। इसका मीनिंग 0 0 जो पुट करेंगे इसके अंदर तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है टवर्ड्स द ओरिजिन रहेगी। सो इसका जो बाउंडेड रीजन है दोनों को, क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो कोई बाउंडेड रीजन आ नहीं रहा, और x1 और x2 जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट में ही है। सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रीजन आ रहा है, तो दिस इज द फिजिबल रीजन। अब यहाँ से ना कुछ पॉइंट्स पता लग रहा, कोई कॉर्नर वाला पॉइंट है, कोई पॉइंट पता ही नहीं लग रहा। सो देयरफॉर इट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये जो एलपी प्रॉब्लम है ये हमारे पास यू कैन ऑल्सो राइट हियर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन increases as we move from the extreme point। from the extreme point यहाँ पे क्या है हमारे पास ओरिजिन है, from the extreme point ब्रैकेट में लिख दो ओरिजिन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इंक्रीज करता जा रहा है। देखो ओरिजिन से हम बाहर जाते जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। The next question is use graphical method to solve the following LP problem। मैक्सिमाइज में दे रखे हैं हमें 6x1 - 4x2 एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट। दोबारा हम इन दोनों लाइन्स को प्लॉट करेंगे इक्वल टू लेट करके। फर्स्ट पॉइंट, तो जब हमने x2 को 0 माना, x1 की वैल्यू आ रही है 2, और x2 को 1 आ रही है जब x1 जो हमारे पास 0 है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम x2 को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ रही है 4, और जब x1 को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, 2, 0 and 0, 1। So this is your first line. Next line is 4, 0 and 0, 2। So this is your second line. So दोनों की रीजन की बात करते हैं। जब फर्स्ट इक्वेशन में 0 0 पुट करूँगा तो 0 इज लेस देन 4, सो इसको सेटिस्फाई करें, मतलब फर्स्ट लाइन के अंदर वाला पार्ट शेड होएगा। सिमिलरली सेकंड लाइन के भी अंदर वाला पार्ट शेड होएगा। सो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग 0 0 पुट करें तो लेस देन 4 आ रहा है, सो ये वाला रीजन बन रहा है। सेकंड लाइन में देखिए तो 4x1 + 8x2 ग्रेटर देन 0, तो 0 0 जो पुट करेंगे तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 16, तो इसके अंदर वाला पार्ट शेड रहेगा, इसके बाहर वाला पार्ट शेड रहेगा, सो ये वाला पार्ट। अब इनमें कोई कॉमन रीजन आ नहीं रहा, देयरफॉर इट इज नो सॉल्यूशन। So you can write here since there is no unique feasible solution space that satisfies value of x1 and x2।
hence there is no feasible solution. तो इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इनफिजिबल सॉल्यूशन है इसका. सो ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी. तो मल्टीपल सॉल्यूशन पे, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, फिजिबल सॉल्यूशन पे एंड अनफिजिबल सॉल्यूशन पे और अनबाउंडेड सॉल्यूशन पे. तीनों के हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए. वन, दिस इज होमवर्क फॉर यू. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू. सो हमारे पास ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. उसमें 4 कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, 4 इक्वेशन बनेगी, फिर आपको फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है. सेम प्रोसीजर है, ट्राइड बाय योरसेल्फ. टिल देन, थैंक यू.